हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल। दोस्तों, लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अच्छा, आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हेडफोन यूज़ कर रहे हैं अगर आवाज़ कम सुनाई दे रही है, और अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, उसको थोड़ा इग्नोर कर लेना। ओके, अब देखिए आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैंने इंडियन कौंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909 को मैंने डिस्कस करना है। और सारा कंटेंट मैं कहां से उठा रहा हूं? एम लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की बुक से उठा रहा हूं। बाद में टाइम आने के ऊपर एक एक एक्ट को अलग अलग सोर्सेज से मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था, पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंसीज अभी भी वही तीन थी। एक तो बंबई प्रेसिडेंसी थी, एक थी मद्रास प्रेसिडेंसी और एक थी हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी। ओके, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको बना दिया गया था वॉइस रॉय, ठीक है ना। तो वॉइस रॉय की नई पोस्ट बनाई गई थी। अब ये वॉइस रॉय कौन होगा? ये वही होगा जो ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मास्टर प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया था। मास्टर प्लान क्या था कि भाई बाकी की जो दो प्रेसिडेंसीज हैं आराम आराम से उनकी पावर्स को हम कम करेंगे। सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर, और जो अपनी अपेक्स पे कहां पहुंचा था? चार्टर एक्ट 1833 के अंदर। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया था। सारी की सारी पावर किसके पास आ गई थी? इस बंदे के पास आ गई थी जो यहाँ बंगाल में बैठेगा। और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के अंदर इस बंदे को ही रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे किसको बिठा दिया गया? वॉइस रॉय को। और वॉइस रॉय कौन होगा? वॉइस रॉय जो होगा ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश क्राउन का, ये गवर्नमेंट का आदमी होगा। ओके, तो इंडिया के अंदर जितने भी ऑफिसर होंगे, जितने भी ऑफिसर्स इंडिया के अंदर होंगे वो सारे किसको आंसरेबल होंगे? वो इस वॉइस रॉय को अब आंसरेबल होंगे। काफी ज्यादा पावरफुल था वॉइस रॉय। गवर्नमेंट, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, सारी की सारी पावर उसकी इसके पास आ गई थी। ओके, ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी इसको डायरेक्ट सपोर्ट था क्योंकि ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके अलावा जो वो दो बॉडीज थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम लाया गया था, उस डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने अबॉलिश कर दिया। तो वो जो दो ऑफिस थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उनकी जितनी पावर थी वो सारी की सारी एक नए ऑफिस को दे दी गई। उसको कहा गया सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो है काफी ज्यादा पावरफुल था। इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक कौंसिल भी बनाई गई थी, और ये जो सेक्रेटरी होगा ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होगा, ठीक है। इसके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सारी पावर होगी, और जो वॉइस रॉय होगा वो खुद इसको आंसरेबल होगा। साथ ही साथ ये जो कौंसिल होगी 15 मेंबर की, ये भी इसको आंसरेबल होगी। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा पावरफुल ये ऑफिस होगा क्योंकि इतने ज्यादा वॉइस रॉय जो है वो इसको आंसरेबल है। इंडिया के अंदर जितने ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे किसको आंसरेबल है? वॉइस रॉय को। वॉइस रॉय खुद आंसरेबल है सेक्रेटरी को। और 15 मेंबर की जो वो कौंसिल बनाई गई थी उसको असिस्ट करने के लिए जिसका चेयरमैन कौन होगा? ये सेक्रेटरी होगा। वो भी आंसरेबल थे इसको, सेक्रेटरी को। और सेक्रेटरी कौन था? ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर हुआ करता था, लंदन में बैठा करता था। वॉइस रॉय यहाँ इंडिया में हुआ करता था। ओके, अब ये जो सेक्रेटरी होगा ये खुद किसको रिस्पॉन्सिबल होगा? खुद किसको आंसरेबल होगा? ये अल्टीमेटली ब्रिटिश क्राउन को आंसरेबल होगा। तो इस किस्म की ये चेन बनाई गई, एक आंसरेबिलिटी बनाई गई नीचे से ऊपर तक। इसको कहा गया एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गुड गवर्नमेंट मतलब यही जो आंसरेबिलिटी हम ला रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो रही थी यहाँ पे। किसके अंदर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर। ओके, अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, ऑन ग्राउंड कुछ खास काम नहीं किया, बस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइन का था ये। इंडिया के लोगों के ऊपर कुछ खास इंपैक्ट इसका नहीं हुआ। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि अभी जो रिसेंटली प्रॉब्लम हुई, रिवॉल्ट 1857 जो हुआ, जहां पे ब्रिटिशर्स क्या थे? इंचेस अवे रह गए थे बिल्कुल इंडिया को लूज करने से। तो वो चाहते थे फ्यूचर में इस किस्म की प्रॉब्लम फिर से पैदा ना हो। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? हमें इंडियंस का कॉपरेशन चाहिए, क्योंकि इंडियंस का कॉपरेशन होगा तो अब जाकर इस किस्म की प्रॉब्लम को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो इंडियंस का कॉपरेशन लेने के लिए उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारी जो कौंसल्स होती हैं, लेजिस्लेटिव कौंसिल होती हैं, एग्जीक्यूटिव कौंसिल होती है, हम वहां पे इंडियंस को पार्टिसिपेशन कराएंगे। वो भी देखेंगे भाई किस तरह से कंट्री को रन किया जा रहा है, कौन से लॉज बन रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो वहां पे आके डिस्कस किया करेंगे। तो आराम आराम से इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, इनको नॉमिनेट किया जाएगा, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इनको दिया जाएगा। आराम आराम से इनकी पावर्स भी बढ़ाई जाएंगी। वो हम ये जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909, इसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करता हूं मैं इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 से। तो देखिए, उस वक्त क्या था, जो वॉइस रॉय था उसकी दो कौंसिल्स हुआ करती थी। कितनी कौंसिल्स? दो कौंसिल हुआ करती थी। एक तो थी उसकी लेजिस्लेटिव कौंसिल और दूसरी हुआ करती थी एग्जीक्यूटिव कौंसिल। अब जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, इसके अंदर क्या कहा गया? इसके अंदर यह कहा गया कि भाई
हम क्या काम करेंगे, ये जो वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंड कैसे करेंगे, अपॉइंटमेंट दो तरह की हुआ करती थी, देखना ध्यान से समझना, दो तरह की अपॉइंटमेंट हुआ करती थी। पहले तो सिर्फ हुआ करती थी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट, ऑफिशियल अपॉइंटमेंट में सिर्फ ब्रिटिशर्स हुआ करते थे जो गवर्नमेंट के आदमी हुआ करते थे। ऑफिशियल अपॉइंटमेंट का मतलब ये है कि वो अपॉइंटमेंट जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली ऑफिशियली खुद किया करती थी और उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिठाया करती थी उन मेंबर्स को, वो थे ऑफिशियल मेंबर्स। अब ये कहा गया कि वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाएंगे और वहां पे क्या होगा, वॉइस रॉय को हम पावर देंगे कि वो अपने लेवल पे कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करेगा, किसके लिए, अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, पहले तो यहाँ पे ऑफिशियल मेंबर्स हुआ करते थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अपॉइंट किया करती थी ऑफिशियली। अब यहाँ पे वॉइस रॉय को पावर दी गई कि आप नॉन ऑफिशियली अपने लेवल पे कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो कुछ इंडियंस का नॉमिनेशन किया जाएगा वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, और वो मेंबर कौन होंगे, उनको कहेंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर वो होंगे जिनको नॉमिनेट कौन करेगा, वॉइस रॉय करेगा अपने लेवल पे नॉमिनेट। ऑफिशियल मेंबर वो होंगे जिनको डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली तौर पे नॉमिनेट करेगी। तो 1862 के अंदर उस वक्त के जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग, और पहले वॉइस रॉय भी यही थे, इन्होंने 3 लोगों को अपॉइंट किया, राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर रॉय। तो ये पहले इंडियंस थे जो वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर बैठ गए एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, इनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, ये किसके अंदर कहा गया, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, उतना इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है भाई, वॉइस रॉय को पावर दी गई कि आप अपने लेवल पे कुछ इंडियंस को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अपॉइंट करो। तो 1862 के अंदर जाकर उसने राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर रॉय को अपॉइंट किया एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब क्या है कि जिनको वॉइस रॉय नॉमिनेट करेगा और उनके पास खास पावर फिलहाल के लिए कुछ नहीं होगी, लेकिन आगे जाकर और बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो मेजोरिटी में कौन होंगे, मेजोरिटी में अभी तक ऑफिशियल मेंबर ही होंगे। ओके, अच्छा, साथ ही साथ यहां पे क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर क्या हुआ था, प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन को स्टार्ट किया गया था। तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो कहां पे स्टार्ट हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर, उसका एपेक्स हमें कहां पे देखने को मिला था, क्लाइमेक्स कहां पे देखने को मिला था, वो मिला था चार्टर एक्ट 1833 के अंदर, जहां पे कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गई थी, सारी की सारी पावर बंगाल के अंदर एक ही आदमी को दे दी गई थी और उसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर क्या किया गया, वो जो दो प्रेसिडेंसीज थी बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसीज, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स और बाकी कुछ पावर्स उनको आराम आराम से वापस करना स्टार्ट कर दिया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। तो यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये कहां पे अपनी एपेक्स को पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा जब प्रोविंशनल ऑटोनॉमी मिलेगी प्रोविंसेस को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 के अंदर, तो 35 और 37, 1935 और 37 के अंदर उनको कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी मिल जाएगी। तो वहां पे कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, ये जो प्रोसेस यहां पे स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो इसको प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन भी कहते हैं, और इसकी एपेक्स हमें कहां जाकर देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आएगा, तो 1935 में प्रोविंशनल ऑटोनॉमी की बात की जाएगी, 1937 के अंदर कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी मिल जाएगी। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे क्या कहा गया, भाई हम नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाएंगे। तो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की बात की गई, तो बंगाल में 1862 के अंदर बना दी गई, इस एक्ट के 1 साल के अंदर अंदर ही बना दी गई। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में 1866 के अंदर बनाई गई, और पंजाब में जो है 1897 के अंदर नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बना दिया गया। अच्छा, उसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम। आप देखिए ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर जो मेंबर हुआ करते थे, तो वहां पे उनके पास बहुत सारे कुछ ऑफिस का उनको चार्ज दिया गया था, और ये जो था अनऑफिशियली तौर पे लॉर्ड कैनिंग ने 1859 के अंदर ही स्टार्ट किया था, लेकिन ऑफिशियली इसको जो रिकॉग्नाइजेशन मिला वो 1860 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके अंदर इसको मिला। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब यह था कि उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर थे उनको एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का चार्ज दिया जाता था। ठीक है, अच्छा, ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर भी दे दी गई इस बार इस एक्ट के अंदर, ये जबरदस्त काम हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर। ऑर्डिनेंस इशू करने का, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मेकिंग लॉज, यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस किसका है, लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, लेजिस्लेटिव बॉडी। लेकिन जब लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो लॉज बनाना स्टार्ट करेगी, उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। सिंपल लैंग्वेज में यही समझ लो। ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनेंस की पावर थी ये किसको दे दी गई, ये दे दी गई वॉइस रॉय को। इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ होता है तो आप जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो, और इस ऑर्डिनेंस की जो
लाइफ होगी वो 6 महीने की होगी। ये किसके अंदर कहा गया? इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 के अंदर। तो एक बार मैं इसको फिर से सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में रिपीट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 आया तो इसमें यह कहा गया भाई हमें क्या करना है, कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करना पड़ेगा वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर कहा जाएगा। तो 1862 के अंदर राजा बनारस महाराजा पटियाला सर दिनकर रॉय को नॉमिनेट कर दिया गया वॉइस रॉय के द्वारा। फिर डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया, यानी जो बाकी की प्रेसिडेंसीज थी मुंबई, बॉम्बे और मद्रास, उनको आराम आराम से पावर देना स्टार्ट, एंडेड नहीं, स्टार्ट कर दिया, अभी मसला स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसको प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन भी कहते हैं, यानी लेजिस्लेटिव पावर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया था, ओके। साथ ही साथ कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई बंगाल के अंदर 1862 के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो है 1886 के अंदर, और पंजाब के अंदर 1897 के अंदर। पोर्टफोलियो सिस्टम जो है उसको ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट की दोबारा मिल गई, ओके। और ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर जो है वो वॉइस रॉय को दे दी गई, ठीक है। ये किसके अंदर हुआ? इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 के अंदर, ओके। अच्छा, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूं। बाकी के जो 2 लेक्चर हैं इसके ऊपर, इस सीरीज के, इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 और 1909, उनको मैं दूसरी किसी वीडियो में करा देता हूं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, उसके अंदर मैं उनको करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।